आपने भी देखा होगा, एक बहुत फेमस है शांति देवी का जो केस है। लड़की जो पैदा हुई थी, ठीक है ना, उसको अपना पास्ट लाइफ का सब कुछ ही याद था कि वो कहाँ रहती थी। और आई थिंक इसमें ना कुछ मर्डर भी इन्वॉल्व। वीडियो वगैरह आती रहती कि आंखों में देख के लोगों ने कुछ जादू कर दिया या कुछ हिप्नोटाइज कर दिया, कि तो ये सब मेरे ख्याल से मिथ ही है। फिर यू वांट देन आई कैन ओनली हिप्नोटाइज। लोग ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे कंट्रोल खोने की आदत है, या फिर जब मैं हिप्नोसिस के प्रोसेस से जा रहा हूँ तो आई थिंक कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगी। हिप्नोथेरेपी कोई भी सीख सकता है, दिस इज अ स्किल। थैंक यू सो मच दीपा जी आज यहाँ पे आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो ये वीडियो देख रहा है। और आज दीपा जी हमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताने वाली हैं साइकोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में। और आई नो इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको अपने बारे में बताना होता है, या कोई भी ऐसा इंसान हमें किसी के बारे में भी जानना है, तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, है ना। तो मैं आपसे आज आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आई। उससे पहले आप कौन हैं, मतलब क्या है दीपा, लोगों को थोड़ा बताइए इस बारे में। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो आई एम दीपा विश्वास। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड ऑल्सो आई डू PLR। और इन सभी के साथ साथ जो जितने भी कोर्सेस अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैं इन सब का ट्रेनिंग भी कराते हो। वाह, अमेजिंग। दीपा जी, इतने सारी चीज़ों को सीखने में, समझने में, इनका ट्रेनर बनने में कितना वक्त लग गया, कितना टाइम लग गया आपको? वक्त तो बहुत लग गया। जैसे कि मैं 2024 से ही ना मैंने सारे कोर्सेज को सीखा। ओके। और सीखने के साथ साथ मैंने इनकी प्रैक्टिस भी करी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझको क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का सर्टिफिकेट मिला, मैंने सीख लिया, मैंने उसके बाद से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। आई हैव सेटल्ड माई क्लिनिक सो दैट आई कैन वर्क। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कोई कोर्स सीखते हैं, ठीक है, सीखते वक्त हमें लगता है कि वाह हम बहुत कुछ सीख, लेकिन जब तक हम उसको फील्ड में ना उतारे, तब तक हम उसका एक प्रैक्टिकल यूज ना करें, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने कितना सीखा। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय वर्क एंड मुझे क्लाइंट्स भी मिलते गए। करेक्ट। ओके। तो दीपा जी, जैसे आपने साइकोलॉजी का, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट का, अब आजकल हिप्नोथेरेपी जो एक वर्ड है मार्केट में बहुत चल रहा है, इसको लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि हिप्नोथेरेपी होता क्या है। मतलब एक तो बहुत ही कॉमन एक ऐसी चीज़, आप मतलब जितना सिंप्लीफाई तरीके से बता सके कि हिप्नोथेरेपी क्या होता है, ये एक्चुअली में कोई साइंस भी है कि बस मतलब कोई मतलब मैजिक है या कोई जादू टोना है, क्या है हिप्नोथेरेपी, किस चिड़िया का नाम है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी साइंस ही है, क्योंकि थ्रू हिप्नोथेरेपी हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाके काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन ओनली, तो साइंस ही हुआ, राइट। हाँ, लोगों को मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बट द थिंग इज दैट सबकॉन्शियस माइंड में जाके वर्क करना, ये तो लोगों को सबसे पहले ऑलरेडी पता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। बस सबकॉन्शियस क्या है, क्योंकि ये भी एक डिटेल्ड टर्मिनोलॉजी है कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं उसमें सबकॉन्शियस है। तो सबकॉन्शियस क्या है, क्या काम होता है सबकॉन्शियस का? तो सबसे पहले मैं थोड़ा हिप्नोथेरेपी के बारे में आपको बताती थी। हिप्नोथेरेपी इज एन एविडेंस बेस्ड थेरेपेटिक टूल है। इसको हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन हेल्प पीपल। लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, किसी के चीज को लेके एडिक्शन, फियर, फोबिया, इन सारे प्रॉब्लम्स में हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और मिसकंसेप्शन ये है कि हिप्नोथेरेपी से हम लोगों को ऐसे कंट्रोल कर लेंगे, ये सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हिप्नोथेरेपी इज नॉट अबाउट लूजिंग कंट्रोल, in fact it is about gaining control on that part of your body which runs nearly 90% of your life. एक
एक टर्म है, मतलब मैंने वीडियोस में भी देखा है, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखी होंगी, स्टेज हिप्नोसिस बोलते हैं उसको। तो उसमें काफ़ी वियर्ड बिहेवियर शो करते हैं लोग, या लोग भी मतलब एक अननेसेसरी वॉइस, एक कुछ अजीब से एक्शंस उसमें दिखने लगते हैं। स्टेज हिप्नोसिस क्या होता है? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दिस टर्म। सी, स्टेज हिप्नोसिस नाम से ही पता चल रहा है ना, ये फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, स्टेज हिप्नोसिस सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होता है, और उसमें जो हमें दिखाया जाता है वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है। ओह अच्छा, ये रियल नहीं, हिप्नोसिस नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसमें प्रिपरेशन किया जाता है, पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है। इट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। तो इसका स्टेज हिप्नोसिस का क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी से कुछ खास रिलेशन नहीं? हाँ, रिलेशन नहीं है, दोनों अलग चीज है। ओके। और जो नॉर्मल हिप्नोथेरेपी है उससे ऐसे बोलते हैं कि ट्रॉमा हील, तो क्या वो प्रॉब्लम दोबारा मुझे हो सकती है, या कब तक के लिए मैं हील्ड हूँ, या फिर मुझे क्या उस एंजाइटी में रहने की ज़रूरत है कि मुझे दोबारा भी हो सकता है, या मैं परमानेंटली उससे हील होगा? कैसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है? मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम ही हो गया उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक क्लाइंट है, एशियन मन जे क्लाइंट मान लीजिए, उसको अल्कोहल का बड़ा ज़्यादा एडिक्शन है, ठीक। बट उनके मन में आया कि आप ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इसे छोड़ना है। तो हमारे पास आते हैं, सेशंस लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन व्हाट अगर फिर से 2 साल बाद वो ऐसे ही संगत के साथ अपना उठना बैठना चालू रखे, फिर वही उनके माइंड में जाएगा ना, तो वो तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। रॉन्ग कंडीशनिंग। हाँ, रॉन्ग कंडीशनिंग फिर से हो जाएगा। कितना कंट्रोल करे इसको, ठीक है। और जब हम डी एडिक्शन किसी भी तरीके के चीज़ों को छुड़ाते हैं ना, उसके बदले में कुछ हेल्दी हैबिट्स भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। हाँ, सो दैट एक चीज़ छोड़ दिया तो उसके बदले में दूसरा चीज़ मिल गया, बट वो जो दूसरा चीज़ होगा इट मस्ट बी हेल्दी। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को स्मोकिंग है, स्मोकिंग छुड़ा के हमने उसको वेब पकड़ा दिया, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कुछ हेल्दी हैबिट्स उनके माइंड में डाला जाता है, उनके लाइफ में डाला जाता है। अब वो हेल्दी हैबिट के साथ लॉन्ग टर्म अगर चलेंगे तो ये परमानेंट इलाज, ये परमानेंट हुआ, परमानेंट हुआ एक तरीके से, राइट। और ये जो माइंड की आप बात कर रहे हैं कि माइंड में हम डालते हैं, तो एक्चुअली में हिप्नोसिस में माइंड में होता क्या है? मतलब क्या इंटरनल केमिकल लोचा है जो होता है हमारे, कैसे ये पूरा प्रोसेस इंटरनली हमारे दिमाग के अंदर काम करता है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो उसको एक्चुअली में विजुअलाइज कर पाए कि ऐसे होता है प्रोसेस। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, हम अभी प्रॉपर तरीके से कॉन्शियस है, राइट? बिल्कुल कॉन्शियस है, करेक्ट। कॉन्शियस है तो हमें सब कुछ, मैं आपकी बातें भी सुन रही हूँ, बाहर से भी कोई आवाज मेरे दिमाग में आ रहा है तो उसको भी सुन रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, बिल्कुल है, जो कि इमेजिनेशन और रियल में उसको फर्क नहीं पता। तो हिप्नोथेरेपी में क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। आप ये समझ लो लेमन लैंग्वेज में, कॉन्शियस माइंड का जो पावर है उसको हम थोड़ा लो कर देते हैं, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिंग हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में हम इमेजिनेशन करवाते हैं, ठीक है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता ये इमेजिनेशन में हो रहा है या चीजें सच में हो रहा है, ठीक है। अब हमने कोई चीज उनको इमेजिन करवाया, सेंसेशन भी होती है ना, उसको फीलिंग भी करते हैं ना, तो उनके माइंड में वो फील आ गया, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो ऐसा फील होता है। तो दैट्स हाउ हिप्नोथेरेपी वर्क्स। और जो लोग बोलते हैं, जैसे कई लोग डरते भी हैं हिप्नोथेरेपी से या फिर पीएलआर से भी डरते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी, अगर आप हिप्नोटाइज हो गए या पास्ट लाइफ में चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। ये भी कई मतलब एक फियर रहता है लोगों में कि यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, तो इस फियर में लोग ना रहें, तो इसका कोई कुछ आंसर है आपके पास कि ये ऐसा नहीं होता है? क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा होता तो देखिए इसको एक थेरेपेटिक टूल माना ही नहीं जाता है ना। अब रही बात फियर, जब हमारे पास एक क्लाइंट आते हैं सबसे पहले तो उनका काउंसलिंग होता है ना, द फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास आए, हमने बोला चलो चेयर में बैठ जाओ, हम थेरेपी स्टार्ट। अब वो एक ऐसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो पेंडुलम सा होता है, वो अब वो होता है रियल में? एक्चुअली वो भी बिलीव है, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो माइंड में करके आए हैं ना कि मैं भी किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ या फिर जा रही, तो वो ऐसा करेंगी और मैं
हिप्नोटाइज हो जाता hypnotize है, बिलीव सिस्टम हो गया। हाँ, लेकिन वो ना भी हो तो भी इंसान ट्रांस में जा सकता है। ओके हाँ, लोग डरे ना, इसीलिए काउंसलिंग होती है। हाँ। हम बताते हैं कि हिप्नोथेरेपी ये है हाँ। और आप बिल्कुल कॉन्शियस रहोगे। ऐसा नहीं होता है कि ड्यूरिंग द सेशन क्लाइंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता मतलब बेहोश होके एकदम मतलब नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता। है। बेहोशी में काम हो सकता है। आप बताओ, अगर कोई बेहोश है उसके ऊपर क्या काम हो सकता है? नहीं, वो रिलैक्स्ड है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बेहोश हो गया बट वो आपकी बातें सुन रहा है, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। बेहोश नहीं होता। मैंने बोला ना, कॉन्शियसनेस को हम थोड़ा सा लो कर देते। उसकी पावर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी ये मान लो, है ना, जो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, अभी हम लोग बीटा स्टेट में हैं। ओके तो जब हिप्नोसिस में ट्रांस में जाते हैं ना, फर्स्ट अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, बहुत रिलैक्स फील होता है। Okay. एकदम बहुत खुश फील होगा, बहुत लाइट सा फील होगा। जैसे कि आप ये मानिए कि मैं आपको सेशन दे रही हूँ, ठीक है, आप एक ट्रांस में पहुंच गए हो Okay. एंड यू आर सो रिलैक्स, यू आर सो कंफर्टेबल, और साइड में किसी का कॉल आया। आपको पता है कि ये फोन इज रिंगिंग, लेकिन आपको लगे अरे चलो छोड़ो, बात नहीं करते हैं। हाँ, Okay. आपका खुद का मन ही नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है, आपको लगे नो दिस इज इमरजेंसी, फिर तो आप उठ जाओगे। ओके। और एक मतलब प्रॉब्लम ये भी है लोगों की कि लोगों को लगता है कि मैं अगर हिप्नोसिस में जा रहा हूँ या फिर पीएलआर कर रहा हूँ, हिप्नोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे पास्ट लाइफ की कोई चीज़ दिख जाती है, जैसे कोई डेथ एक्सपीरियंस होता है, तो उनका वो पार्ट इग्नाइट हो जाता है या वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है कि मैं ऐसे मरा था या मैं ऐसे मरी थी, तो वो एक लाइफ लॉन्ग फियर बन जाता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? होता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती, पहला आपका क्वेश्चन ये था ना कि लोगों के दिमाग में ये डर है कि कहीं मैं वहीं पे ना रह जाओ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमें मेमोरीज में जा रहे हैं ना। जैसे कि बट कोई नेगेटिव मेमोरी एक्टिवेट तो नहीं होती इससे? नहीं, कुछ नहीं होता। पहली बात तो है कि पीएलआर में कौन क्या देखेगा ये हमें भी नहीं पता। ऐसा हाउ टू आई नो कि किसी का पास्ट लाइफ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पास्ट लाइफ पे हम लेके ही इसलिए जाते हैं कि ताकि उनको रूट कॉज पता चले, एक्चुअली कि बिकॉज ऑफ दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, और इमोशन से हम डिटैच करा देते हैं। और थेरेपिस्ट का वो काम थेरेपिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इमोशन से उनको कंप्लीटली डिटैच कर देते हैं। और उनको याद रहता है कि हमारे साथ ये चीज हुआ, लेकिन इमोशन ही तो सब कुछ है ना। बिल्कुल। है ना, हम बहुत सालों पहले कहीं गिर गए, हमें चोट लग गया, वो तो हमें याद है, लेकिन क्या वो दर्द अभी भी है? नहीं है ना। और जहाँ पे फील ही नहीं है तो कनेक्शन कैसे? और जो रूट कॉज था, जो हमने रूट कॉज देखा, जो हमने समझा, तो क्या वो हमारी प्रेजेंट की मेमोरी में रहेगा स्टोर, या फिर हम उस स्टेट से बाहर आएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे हम उसे? हम रूट कॉज देखने के लिए ही तो जा रहे हैं ना उधर, कि क्यों इतनी सारी दिक्कतें एक किसी के लाइफ में है। हमें रूट कॉज पता चल गया, रूट कॉज का इमोशन से हमने डिटैच कर दिया। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही सेशन में इंसान हील भी हो जाता है, पता चलता है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर समटाइम्स चीज बहुत ज्यादा इन डेप्थ, तो फिर 1-2 सेशंस हम और दे देते हैं, तो फिर उसमें हीलिंग यूजेस होती है। जैसे कि मैं अगर आपके एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो समवन किसी को फोबिया है पानी का, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया हमने पहले ही पीला कर दिया। किसी को पानी से बड़ा डर है, बिल्कुल, कई लोगों को है, लेकिन रीजन ही नहीं पता। ठीक है, कुछ पहले हम काउंसलिंग करेंगे कि क्या कभी आप पानी में डूब गए थे, या तो आपने किसी को डूबते हुए देखा, ऐसा कुछ हुआ। फिर हमारे पास सब एक जवाब आएगा, नहीं मुझे बचपन से है। ठीक है, विदाउट एनी रीजन। फिर एक हमें अंदाजा हो गया कि ये पास्ट लाइफ कनेक्टेड। और फोबिया मतलब इट्स नॉट फियर, आई एम टॉकिंग अबाउट फोबिया। ठीक है, फिर फोबिया इटसेल्फ अ वेरी इंटेंस फीलिंग। राइट। फिर हम पास्ट लाइफ में गए, हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि किसी एक लाइफ में उनको किसी ने पानी में धक्का दे दिया था, दैट पर्सन डाइड। उस रीजन की वजह से सोल जो है ना हमेशा इमोशंस को कैरी करती है। राइट, दैट्स ट्रू। कैरी करता है। तो वो इमोशंस तो उनके अंदर है, तो हमने इमोशन से ही डिटैच कर दिया। उनको पता है हमें पानी में गिर गया था, बट दैट वाज माय पास्ट लाइफ, अभी वो इमोशनल नहीं है, तो आए और ठीक हो गए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर फोबिया रह भी जाता है तो फोबिया के लिए
और भी मेथड्स है, डिसेंसिटाइजेशन का होता है, तो वो हील हो जाता है। एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा जो ठीक करने का तरीका होता है, फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉज। बिना कारण की कुछ नहीं होता, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। सो वंस वी फाउंड आउट द रीजन, हमारे लिए भी इजी हो जाता है काम करना, और क्लाइंट के लिए भी इजी हो जाता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके कि मेरे साथ ये हुआ, सो नाउ द क्लाइंट इज रेडी। एक और फोबिया होता है जो बहुत कॉमन होता है, जो लिजर्ड के थ्रू होता है। छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है, और कई लोगों को रीज़न भी नहीं पता होता। तो कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं जो मेरे को बताया जिन्होंने कि बचपन से ही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, या मतलब कभी आपने कोई इस तरीके कोई क्लाइंट डील किया हो जो लिजर्ड फोबिया, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, मैंने देखा है कई लोग छिपकली से डरते हैं, आयुष भी डरता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या हो सकता है मतलब आपके हिसाब से? हाँ, मैं बताऊंगी आपको। मेरे पास तो अभी लीजर फोबिया के कोई पेशेंट नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे पता है ये चीज़। एक्चुअली लीजर फोबिया ना, जो मुझे लगता है ज़्यादातर इट्स अ कंडीशनिंग। घर पे जैसे किसी को डर है, बचपन से बताया गया होगा ना लीजर्ड है उसके पास मत जाओ, उनके घर पे देखा रहे उनकी मम्मी भी डरती है, तो वो एक्सेप्ट बच्चा कर लेता है कि अच्छा मेरी मम्मी भी इस चीज से डरती है, तो ये डरने वाली ही कोई चीज की, तो इसमें मैं भी डरता हूँ, फिर वो पास ऑन होता रहता है। कंडीशनिंग से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले पीएला नहीं कर देंगे। कभी किसी को लीजर्ड से डर है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलो आओ पीएला, पहले काउंसलिंग होगी, हम पूछेंगे कि घर पे एनवायरनमेंट कैसा है, फिर जाके पता चलता है। तो अगर जैसे हमें पता है कि ये कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, तो ये हिप्नोसिस से सही हो जाती है? हिप्नोसिस सही हो जाती है। क्या प्रोसेस फॉलो होता है इसके लिए, सेम जो बाकी फोबिया में होता है, कि इसके लिए कुछ हर फोबिया के अलग अलग प्रोसेस है? हाँ, देखिए हिप्नोसिस का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप होता है वो तो सिमिलर ही है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर जो प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे लीजर्ड से किसी को बहुत डर है, तो उसमें हम एक्सपोजर थेरेपी देते हैं। करेक्ट, वो साइकोलॉजी की थेरेपी आ गई इसमें। साइकोलॉजी की थेरेपी आ जाएगी। समटाइम्स डिसेंसिटाइजेशन यूज करते हैं, तो धीरे धीरे उसको उस चीज के साथ हम, अब देखिए हमें लीजर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना है ना, लेकिन मन के अंदर जो डर है, समटाइम्स क्या होता है वो डर ना हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। बिल्कुल, आप कहीं जाते हो तो डर में हो, कहीं से निकल रहे हो तो डर में हो, घर के बाहर जा रहे हो तो डर में हो, बालकनी में खड़े हो तो डर में हो। तो एक नेगेटिव थॉट आप हमेशा कैरी करते हो अपने साथ। नेगेटिव थॉट वो कैरी भी करते। सपोज एक पार्टी में है, ठीक है, अब वहाँ पे एवरीवन इज एंजॉयिंग, देन एक लिजर्ड आके गिर जाता है, तो वो एक बंदा जो है चिल्लाना शुरू कर देगा, एवरीवन गेट्स डिस्टर्ब। बिल्कुल। तो एक्सपोजर थेरेपी और डिसेंसिटाइजेशन से ही ठीक होता है। और एक और प्रॉब्लम है जो काफ़ी मतलब लोग देखते हैं, या फिर लोगों के दिमाग में है ये, कि हिप्नोथेरेपी जो है वो कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के लिए होता है। अगर किसी की मेंटल कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, या फिर कोई ऐसा आर्मी का सोल्जर है जो मेंटली बहुत टफ है, या इस तरीके के कोई लोग हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, उन पे काम नहीं करता है। ये ऐसा भी कुछ है? नो, दिस इज अ मिथ। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, किसी में भी काम हिप्नोथेरेपी नहीं, किसी में भी नहीं। हिप्नोथेरेपी सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगा जो करवाना चाहे। विल बहुत जरूरी है। इफ यू वांट देन आई कैन ओनली हिप्नोटाइज, अदरवाइज चाहे कोई कमजोर दिमाग वाला हो, कितना भी स्ट्रांग हो, आई कैन नॉट। हिप्नोथेरेपिस्ट क्या कोई भी बन सकता है, या फिर इसके लिए एक सेट प्रोसेस है, या हमें एक, जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी, फिर आप धीरे धीरे हिप्नोथेरेपी में आए, फिर आपने उसको सीखा, फिर एक्सपर्ट बने, ट्रेनर बने, इसका एक्चुअल पाथ क्या है? मतलब अगर कोई भी हमारा व्यूअर या मैं कल को हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहूँ, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? क्या मुझे करना पड़ेगा? पहली बात तो इंटरेस्ट, ओके। और ऐसा इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका साइकोलॉजी बैकग्राउंड होना ही है। दिस इज मैंडेटरी। हिप्नोथेरेपी कोई भी सीख सकता है, दिस इज अ स्किल, ठीक है, एनीवन कैन लर्न इट, लेकिन अब कुछ क्राइटेरिया होता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत एजुकेशन होना तो जरूरी, बिल्कुल, है ना। और हिप्नोथेरेपी सिर्फ दूसरों को ट्रीट करने के लिए सीखते हैं, दिस इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन। अच्छा, खुद के लिए भी सीखते हैं। वो कहीं पे के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इट्स सेल्फ हिप्नोसिस होता है। अच्छा, वो इंसान खुद के लिए सीखते हैं। ओके। उसमें इंसान खुद की मदद कर सकता है, अपनी फैमिली की मदद कर सकता है। खुद की मदद एज इन, थोड़ा और सिंपलीफाई करिए इसको। सेल्फ हिप्नोसिस जैसे कि खुद को हिप्नोटाइज करना। अच्छा, खुद को भी हिप्नोटाइज करेंगे, खुद को हिप्नोटाइज करके हम खुद को ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम मैसेज देंगे। तो ये तो मेडिटेशन प्रोसेस में भी होता है। हाँ,
तो मेडिटेशन प्रोसेस और सेल्फ हिप्नोसिस अलग अलग हैं या काइंड ऑफ सिमिलर है? काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन इसके थोड़े बहुत स्टेप्स है। मेडिटेशन का अब देखिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है ना। मेडिटेशन मतलब इमेजिनेशन। करेक्ट। और हर किसी का अपना अपना तरीका है मेडिटेशन में। तरीका होता है। कुछ आंख खोल के करते हैं, कुछ आंख बंद करके करते हैं। हर एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ मेडिटेशन। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस का एक प्रॉपर स्टेप है। ओके, वो स्टेप क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? वो स्टेप सबसे पहले तो सेल्फ हिप्नोसिस आप जब करोगे, आप खुद को एक टाइम दे दो कि मुझे 5 मिनट में मैं ये सेल्फ हिप्नोसिस करके मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, आपके अपने ब्रेन को पहले ही ये मैसेज दे दिया। ठीक है, तो आप देखोगे 5 मिनट बाद ही आपकी आंखें खुलेगी। ये वो अच्छा। तो उसमें क्या होता है, पहले तुम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग करके खुद के ही कॉन्शियस माइंड को थोड़ा हम नॉर्मल करते हैं। अच्छा। डीप ब्रीदिंग, फोकस ऑन एनी, किसी भी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, करते करते देखना हम एक ट्रांस में खुद से ही चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमें खुद को ही फील होने लगेगा। अब हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, आंखें बंद करके हम इमेजिन करेंगे कि वी आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस। डीपली डीपनिंग के लिए हम करते, जैसे खुद ही फील करेंगे कि हम जितना नीचे चलते जाएंगे उतना ही हम धीरे धीरे डीप ट्रांस में जा रहे हैं। डीप ट्रांस में जाने के बाद हम खुद को देखेंगे आइदर इन अ गार्डन और इन वो आपका माइंड आपको खुद ही कंडीशन। ठीक है, तो जहाँ भी हो वो वहाँ पे आप खुद को वो काम करता हुआ देखोगे जो आप करना चाहते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो आप देखोगे कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लोग इतने खुश हो रहे हैं। जस्ट लिव दैट लाइफ। अपने सेंसेशन डाल, विजुअलाइजेशन हमने अपने माइंड में कमाल दे दिया। वो सजेशंस रजिस्टर कर दिए। तो इसको आप डेली करो, देखो ये कितना बूस्ट देता है। क्या यही मैनिफेस्टेशन भी होता है? एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, लेकिन इसका रूल ये है कि मैनिफेस्टेशन ऑलवेज शुड बी रियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक तो आपका माइंड उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगा। अच्छा। हाँ, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा ग्लोब उठा लूँ, ये एक अनरियलिस्टिक थॉट हो गया। थोड़ा तो रियलिस्टिक होना चाहिए, अब थोड़ा ज्यादा भी होना चाहिए ऑब्वियसली। जो चीज आप अपनी लिमिट्स को तो पुश कर पाए हम। अब जो चीज आप इजीली हासिल कर लो उसके लिए आप क्यों इतना टाइम लगाओगे? मतलब थोड़ा मीडियम में आना चाहिए। करेक्ट। और देखिए कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे कंट्रोल खोने की आदत है, या फिर जब मैं हिप्नोसिस के प्रोसेस से जा रहा हूँ तो आई थिंक कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगी, या फिर मैं शायद बहुत ज़्यादा रोने लगूंगी। इस इमोशनल, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनली बहुत वीक हैं, या फिर पहले से ही ओवर स्ट्रेस्ड है या इमोशनली स्ट्रेस्ड है, तो उस तरीके के लोगों के लिए आप क्या करती हैं? उनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो कन्विंस हो जाएं कि वो सेशंस ले लें? कंट्रोल खो देना, ये तो वही बात होगी जो पहले से शुरू, वो तो हम देखिए वो सब छाएंगे। कंट्रोल आप नहीं, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथों में ही रहेगा। कई लोगों के हाथ में नहीं रहता है, मतलब अननेसेसरी रोने लगना, वो अलग बात है। अच्छा, वो अलग, ठीक है। अब रोने लगते हैं, अब किसी के साथ कुछ हुआ, ठीक है, वो ये सबसे ज्यादा लोग रोते हैं जब हम इनर चाइल्ड थेरेपी करते हैं। ओह अच्छा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ना हमारे बचपन से जुड़ा हुआ, जो ना तो हमसे कभी किसी ने पूछा, ना हम किसी को कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड में बहुत कुछ हो जाता है। फैमिलीज में देखिए, फैमिली में इंसेस्ट भी हो जाते हैं, रेप्स भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चा किसी को कुछ बोल नहीं पाता। काफी मूवीज भी हैं, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स, सबके साथ बॉयज को बच्चा किसी को बता नहीं पाता, या तो बताने गया भी होगा तो किसी ने उसकी बात सुनी नहीं होगी, तो वो सप्रेस्ड है ना, थॉट तो है ही ना। हाँ, तो अभी वो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसको वो ट्रॉमा अभी भी अफेक्ट कर रहा है। नाउ द पर्सन वो समझ गया कि नाउ ये मेरे हाथ में चीजें नहीं है, मुझे अभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपी लेनी है। तो हम इस केस में ना इनर चाइल्ड थेरेपी जब देते हैं, वहाँ दोबारा लेके जाते हैं, उस इवेंट में हम दोबारा लेके जाते हैं। एक्चुअली सिंपल है, जहाँ से चीजें शुरू हुई है वहीं से हमें चीजें खत्म भी करनी है, तो वहाँ पे तो रोना आएगा, है ना। वो भी हमारा ही काम है ना, उस क्लाइंट को संभालना, उसको कंफर्ट देना। ऐसे कोई क्लाइंट, मतलब कोई एक रियल कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी
जितने भी पेशेंट्स आपने डील किए हैं, कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग इससे रियली कनेक्ट कर पाएँ कि मतलब इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। बिकॉज आपको अगर सारे मिथ तोड़ने हैं तो कुछ रियल लाइफ स्टोरी आपको डालनी पड़ेगी ताकि लोग उससे एक्चुअली में कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसा कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप बता सकते हैं? अभी रिसेंट मेरे पास एक क्लाइंट है, अभी उनका सेशन चल रहा है, तो अब उनके लाइफ की क्या जर्नी है ये तो मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी मच एथिकल, है ना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सबको समझाने के लिए यहाँ पे बताऊँगी। तो उनका सेशन चल रहा है, मैंने उनको एडवाइस किया कि यू शुड गो फॉर PLR। चला PLR होना चाहिए। द थिंग इज दैट जस्ट बिफोर 2 or 3 years she lost her daughter and her daughter was around 14 years old। तो आप समझ सकते हो कि ये दर्द है, ठीक है ना। तो उससे पहले भी उनके लाइफ में थिंग्स वर नॉट ईजी, बहुत सारे ट्रॉमा थे, बहुत कुछ था। तो सेशंस में देती गई, फिर इस बीच में मुझे लगा नहीं PLR करना चाहिए सो दैट शी कैन गेट द रूट कॉज कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मैं जब उनको लेके गई, वो एक अपने लाइफ में पहुंची, तो उस लाइफ में भी कुछ देखा, उसकी वजह से भी हमें कुछ पता चला कि हाँ इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, उसके लिए मैं फिर दोबारा एक और लाइफ में लेके गई। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने देखा खुद को कि शी वॉज अ मेल इन दैट लाइफ। हाँ, और साउथ में कहीं को रहते थे, नाम भी उनको भोला, हर नेम वॉज भोला इन दैट लाइफ। वो काम क्या करते थे, लोगों को मारते थे, जैसे वो सुपारी, समझ गया, सुपारी किलर। हाँ, सुपारी किलर। तब कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, नो एम्पैथी, नथिंग वाज देयर। और जो इनकी बेटी इस जन्म में जिन्होंने उनको खोया ना, उन्होंने उनको भी मारा था पिछले जन्म में। हाँ, एंड इन दैट जन्म वो बेटी 17 साल की थी। तो क्या पिछले जन्म में भी वो बेटी थी उनकी कि ऐसी रैंडम? नहीं, रैंडम था। उनकी तो फैमिली थी ही नहीं ना। ही वाज लाइक अ सुपारी किलर, ठीक है। जो भी आके बोलते इसको मारता उसको मारता, बस पैसा दो और करो। और उसको कोई रियलाइजेशन भी नहीं, ठीक है। बट फिर बाद में तो वो हमारा काम है कि कैसे उस इमोशन से हम उन्हें डिटैच कैसे करें। तो उसके बाद उनको बहुत रिलीज फील हुआ। इनफैक्ट ये जो क्लाइंट है, इन्होंने मुझे फीडबैक तक दिया रिटन में लिख के कि ऐसा ऐसा है। हीलिंग ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है जब उन्हें पता चला। तो टोटल कितना टाइम लगा इन्हें हील होने में इस पूरे प्रोसेस में? अभी चल रहा है। फिर भी कितना टाइम हो गया होगा इनका? अभी तो ये सिर्फ थर्ड सेशन है। और कितने दिनों में एक सेशन होता है? ये भी डिपेंड करता है जितनी प्रॉब्लम, जैसे इनका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप हफ्ते में 1 सेशन लो, लेकिन अभी मैंने बोल दिया नहीं, हफ्ते में 1 नहीं, आप महीने में 2 सेशंस लो। ओके, मैं 15 दिन में, हाँ, 2 हफ्ते में एक तरीके से एक सेशन। ये थोड़ा लाइट फील कर रही है, तो मैंने बोला उसमें तो। ऑन एन एवरेज एक कोई इंडिविजुअल जिसकी मीडियोकर प्रॉब्लम है तो कितना टाइम लग जाता होगा हील होने में? 1 महीना, 4-5 सेशन में हो जाता है। जो करो प्रॉब्लम इज न्यू, ठीक है ना, लाइक रिसेंटली जनरेटेड। अगर ओल्ड है तो फिर ऑब्वियसली जितना पुराना प्रॉब्लम उतना। फिर भी मैक्स टू मैक्स अगर बहुत प्रॉब्लम डेप्थ है तो 5-6 महीने। हाँ, इजीली लग जाते, 5-6 महीने लग जाते हैं। मतलब वही 15 दिन में एक सेशन, 5-6 महीने में मोटा एवरेज। 15 दिन में एक सेशन। और अगर कोई मतलब इफ़ एनीबडी वांट टू बी अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मतलब ये करियर एक नया है, इंडस्ट्री नहीं है, लोग एमर्जिंग हिप्नोथेरेपिस्ट काफ़ी सारे लोग आते रहे, बिहार जैसे ट्रेनर हैं, तो क्या ये सही करियर अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए? मेरे हिसाब से तो है। कैसे? क्योंकि अभी लोग ना मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। बिल्कुल। पीपल आर बीइंग अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि रीज़न है सबसे बड़ा सोशल मीडिया। राइट, बिल्कुल। सोशल मीडिया में लोग जान रहे हैं, अच्छा ये सिम्टम्स होते हैं, इस सिम्टम्स, अगर मेरे लाइफ में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स इतने दिनों से चले तो हो सकता है मुझे प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग इज
फिल्म स्टार्स वो भी आ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो तो सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो खुद अपने बारे में ओपनली बता रहे हैं शेयर कर रहे हैं। कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट। दोनों को भी एक वो मिल रहा है ना, वैलिडेशन मिल रही है कि जब ये भी हो सकते हैं तो हम भी। वैलिडेशन भी मिल रही है एंड देन उनको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, हम भी कर सकते हैं। लोग हमारा अब ये इट्स नो मोर अ टैब। राइट, हाँ, नाउ इट्स नो मोर अ टैबू। पहले ये बिफोर कोविड इट वाज यूज्ड टू बी अ टैबू, बट आफ्टर कोविड तो ये अभी लोग सामने आ रहे तो ये टैबू नहीं है कहीं भी। और लोगों को ये भी पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ हमारा जो डेली लाइफ है ये कितना इफेक्टेड हो जाता है ना। सुसाइड केसेस इतने बढ़ चुके हैं, तो ये सारा मेंटल करेक्ट हेल्थ है तो पूरा अब इफ समवन अब अगर किसी सुसाइड कर लिया उसने आज नहीं सोचा होगा ना, राइट, वो ऐसा पहले से बिल्ड होते हुए आ रहा ऐसे होगा। वो बिल्डअप होता होगा, कुछ प्रॉब्लम्स बिल्डअप होते रहेंगे। आप आगे जाके बिल्कुल ही जब ऐसा लगा नाउ देयर इज नो वे आउट, तब इंसान टेकिंग दैट स्टेप। हाँ, तो इससे बेटर ये है ना कि हम पहले ही मेंटल हेल्थ में वर्क करें। करेक्ट, अच्छा, जैसे कि हम हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं वैसे ही हम अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान। राइट। और मतलब एवरेजली अगर मैं बोलूँ कि कोई अगर हिप्नोथेरेपिस्ट बनता है तो एक महीने में कितना इनकम कर सकता है, कितना पैसा कमा सकता है? कितना पैसा कमा सकता है एक एवरेज मतलब कोई फ्रेशर है, अगर कोई बिगनर है, 1 साल हुआ है उसे प्रैक्टिस करते हुए, तो लाख रुपए कमा सकता है। आराम से कमा सकता इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि मैंने ये एक ना बहुत बड़ा मिथ है कि यार मेंटल हेल्थ के एरियाज में नहीं जाना, वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ कोई आता ही नहीं है, बिना बात के टाइम ख़राब है। ये क्योंकि काफ़ी हमारे लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं मेंटल हेल्थ में, उन लोगों को रोकता है। तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि कितना एक बंदा कमा सकता है, जो आप बता रहे कि 1 लाख रुपए है। हाँ, 1 लाख रुपए इजीली कमाया जा सकता है। इंसान कमा सकता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें कोई करियर नहीं है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है ना। जिन लोगों को सही नॉलेज है, पहली बात तो जो लोग खुद इंटेलेक्चुअल है किसी को जाके डिमोटिवेट करेंगे ही, है ना। अगर मेरे सामने कोई आएगा कि हाँ मुझे, इट्स नॉट ओनली अबाउट हिप्नोथेरेपी, किसी भी चीज को ले लो, तो मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि नहीं ये मत करो। तो जो लोग बोलते हैं उनको नहीं पता, दे डोंट हैव दैट इनफ नॉलेज अबाउट इट। करेक्ट। सो बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन, कोई एक मैसेज या कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों के लिए कि वो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें? फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा वॉक करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, दोस्तों के साथ बातें करना, जो एक नॉर्मल जिंदगी में होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें एंड जो हमारे आसपास में अगर कोई रेड फ्लैग्स, नेगेटिव लोग ऐसे बॉय, नेगेटिव लोग, उनसे दूर रहो। और उनसे दूर रहने का एकमात्र मैं बोलूँगी रामबाण इलाज कह लो, कुछ भी कह लो, ये यही है कि नेवर इग्नोर योर इंट्यूशन, है ना। हमें पता चल जाता है इंट्यूशन एक समवन हैज नेगेटिव ऑरा, है ना, नेगेटिव वाइब्स, हमें देखिए पता चल जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। वो कभी नहीं करना है। हाँ, अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करो और एक प्रॉपर रूटीन में रहो, ठीक टाइम पे सो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लाइक डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बॉडी से प्यार करोगे तो बॉडी आपसे प्यार करे, आपसे क्या, सिंपल है, गिव एंड टेक, है ना। आप अपने बॉडी को इग्नोर करोगे तो वो बेचारा कब तक आपकी मदद करता रहे। ट्रू राइट। वो लोग क्या ना, ये होता है कि हमने पास्ट लाइफ करवाया और हम अपने उस पास्ट मेमोरी में गए, तो उनको ऐसा लगता है कि हम पास्ट मेमोरी में ही रह जाएंगे। मतलब अगर मैं पुरानी मेमोरी में एक मर्डर था, तो मुझे फील हो गया कि दिख गया कि मैं मर्डर था, और वो मेमोरी, वो लाइफ तो बड़ी अच्छी थी, मैं एंजॉय करता था और मेरे पे बहुत पैसा था और सब बढ़िया था, तो मैं फिर इस लाइफ में भी वही कंटिन्यू करूँगा फिर। मतलब इस तरीके से कि थॉट वाइज शायद मैं वो थॉट, अपना जो गलत थॉट था वो कैरी करके यहाँ ले आऊँगा। या फिर अगर मैं पिछले लाइफ में मेरा मर्डर हो गया था, तो वो मेरे को एक नेगेटिव थॉट दिख गया कि मेरा मर्डर हुआ था, तो किस रीज़न से हुआ था, तो इस जन्म में भी फिर मैं उस थॉट से डरूंगा बार बार कि देखो पिछली बार मेरे साथ ऐसा होगा, तो क्या इस बार भी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ओके, तो
PLR करने का एक पर्पस ये भी तो है ना कि पिछले जन्म से जो सोल आपका इमोशन कैरी करे उसी को डिटैच कराना होता है। ये तो थेरेपिस्ट का ही काम काम किया। है, right. और अब अभी आपने जब ये बात बोली ना, मुझे एक और मेरा केस याद आ गया। बिल्कुल ऐसा ही था वो। तो शुड आई प्लीज ओके, सो अभी रिसेंटली मेरे पास 2 बहनें आई थी, ठीक है। ओके जो बड़ी वाली बहन है ना, वो अपनी छोटी बहन के लिए शी अप्रोच्ड मी फॉर PLR ओनली। तो ऑब्वियसली मैंने काउंसलिंग किया, तो मैंने बोला PLR क्यों कराना है। तो वो जो छोटी वाली बहन है, जो मेन क्लाइंट है, उसने मुझसे कहा कि अभी ना रिसेंटली आई मेट अ गाय, क्या मुझे उसके साथ बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं उनको बहुत दिन से जानती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट का उनके गले लग जाऊँ। मुझे उनके साथ एक रिलेशनशिप में मन कर रहा है जाने का, बट मैं जानती हूँ ये चीज़ें गलत भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैरिड, ही इज ऑल्सो मैरिड। अच्छा, ठीक है, तो क्यों ये इतनी बेचैनी है। तो मैं उनको पास्ट लाइफ में लेके गई थी। फिर लेके जाने के बाद इट वाज रियल कि ये जो इंसान था जिसके प्रति इनको बहुत अटैचमेंट हो रहे हैं, तो पास्ट लाइफ बॉयफ्रेंड थे। लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम ब्लैक मैजिक। पास्ट लाइफ में? हाँ, बिकॉज ऑफ सम ब्लैक मैजिक दोनों की शादी नहीं हुई। लेकिन वो जो द मैन ही वाज मैरिड, क्योंकि जो ब्लैक लाइफ किया था ना, उनकी मम्मी ने किया था पास्ट लाइफ में। शकुन लड़के की उससे उन्होंने शादी करवा दी, लेकिन यहाँ पे जो लड़की है वो संत बन गई, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो हाँ, तो उस फीलिंग से तो डिटैच हमने कर दिया ना। देन फिर वो मुझे जब आके पूछ रही थी कि फिर क्या मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड सी यू आर एन अडल्ट, ठीक है ना, मैं आपके लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम एथिकली देखें आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ही इज ऑल्सो मैरिड, यू आर ऑल्सो मैरिड, और इमोशंस तो ऑलरेडी डिटैच्ड हो ही चुके हैं ना। क्योंकि हमारा जो पास्ट है, आवर पास्ट कैन नॉट बी आवर फ्यूचर। दैट्स ट्रू। वो तो पास्ट में जो हो गया सो हो गया। आपको इतना अटैचमेंट था, हाँ, देखना बनता है कि क्यों, व्हाट इज द रीजन। फिर हम उधर गए, आपको रीजन पता चला, नाउ यू आर डिटैच्ड विद दैट इमोशन। कुछ देख लें और फिर हम उससे और इग्नाइट हो जाएं कि नहीं ये मेरा रह गया था, ये अब मैं करूंगा ही इसको। तो नहीं, डिटैच्ड वो एक डर काफी लोगों को रहता है। वही तो डिटैचमेंट कराने का ही तो एक थेरेपिस्ट का काम है। हाँ, बाकी तो देखिए इंसान खुद भी इतना इंटेलेक्चुअल होगा। ओबीसी केस पर अगर हम ले, ठीक है, दैट लेडी शी नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उसी हाँ, उसे पता है कि मैं मैरिड हूँ तो मुझे नहीं जाना है उसके साथ, बट स्टिल अगर वो जाना चाहती है तो दैट इज हर कॉल। इट्स उसका PLR से तो वही लेना देना नहीं है ना। PLR में आके तो वो नहीं सीखी ना, वो PLR नहीं भी कराती है, फिर भी उसके पास जाती अगर वो जाना चाहती थी, क्योंकि अटैचमेंट तो था। होता है इसका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, ऑब्वियसली कर्मा। हाँ, अब ये अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। किसी कुछ लोग मानते हैं। माँ के ऊपर अगर बिलीव है तो वो मानते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं मानेंगे। बट होता है ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज में ट्रू एविडेंस सामने आया है ना पास्ट लाइफ के। आपने भी देखा होगा, एक बहुत फेमस है शांति देवी का जो केस है, आया ना। नहीं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसका डिटेल स्टोरी तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगी। एक लड़की जो पैदा हुई थी, ठीक है ना, उसको अपना पास्ट लाइफ का सब कुछ ही याद था कि वो कहाँ रहती थी। और आई थिंक इसमें ना कुछ मर्डर भी इन्वॉल्व था, जस्ट बहुत अच्छे से नहीं पता मेरे को, थोड़ा ऐसे ही मैं जनरली आपको बता रही हूँ। उसमें कुछ मर्डर पास ही मेरे ससुर जी। फिर क्या हुआ, उसके जो हस्बैंड है ना पास्ट लाइफ वाले, वो इधर आए। अब ये यहाँ पे तो लड़की छोटी के घर आए और इस लड़की को ना गलत बोला गया कि वो तुम्हारे जेठ जी है। अच्छा। हाँ, पूरी याददाश्त है उनको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 बच्चे कुछ देखे 2-2.5-3 साल के हैं और बचपन से सब कुछ उनको याद होता है कि राष्ट्रपति कौन है, मतलब नॉलेज उनकी बहुत, तो वो बोलते हैं कि पास्ट लाइफ की मेमोरी उसकी कैरी फॉरवर्ड करी है। वही है ना, मेमोरी किसी का बहुत शार्प मेमोरी है तो उनका रह जाता है। राइट। और लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के नीचे भी, सबकॉन्शियस माइंड के अलावा भी एक प्रिमिटिव मेमोरी, उसमें सब कुछ रहता है। एवरीथिंग इज देयर। अब PLR तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एक और पूरा बन जाएगा कि हाउ इट वर्क्स एंड सो थैंक यू सो मच दीपा जी, आपके टाइम के लिए, वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। एंड आई एम श्योर अगर आप इस पॉडकास्ट में यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा। आपने क्या सीखा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन।
दीपा जी को बहुत ही पेशेंटली सुनने के लिए, समझने के लिए। और आई एम श्योर आज जो दीपा जी ने जो सॉल्यूशंस या जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के जो सॉल्यूशंस दिए हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे अच्छा फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और वैल्यूएबल इंसाइट्स हम आपके लिए लाते रहें और अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहें और आपकी लाइफ को चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच।